हेलो फ्रेंड्स। तो हमारे मॉडर्न फिजियोलॉजी के लेक्चर्स में हम आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है होम्योस्टैसिस और एसिड बेस बैलेंस। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्योंकि होम्योस्टैसिस और एसिड बेस बैलेंस ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। समझना क्यों ज़रूरी है? जैसे मैंने बताया कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो हैं हमारी बॉडी के, बहुत सारे हर सिस्टम में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलते रहते हैं। तो उन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को समझना है तो हमें होम्योस्टैसिस का कॉन्सेप्ट और एसिड बेस बैलेंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली होम्योस्टैसिस में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि एक इंटरनल एनवायरनमेंट है हमारी बॉडी में, जो एक इंटरनल एनवायरनमेंट सेल का है, उसी के साथ उसके सराउंडिंग का भी एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा घर है, हमारे पड़ोसी हैं, हमारा मोहल्ला है या फिर हमारा एरिया है, तो इस तरह का एनवायरनमेंट होता है। तो इसी तरह हम एक बॉडी में देखते हैं तो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन सिस्टम है। तो सेलुलर लेवल पे जो चीज़ है, बेसिकली जो सेल्स हैं वो इंटरैक्ट करते हैं अपने आसपास के सेल से, वो इंटरैक्ट करते हैं ब्लड के साथ, वो इंटरैक्ट करते हैं अदर टिश्यूज़ के साथ। तो ये जो बॉडी का एक मैकेनिज्म है बेसिकली, जिससे हर चीज़ मेंटेन रहती है। मतलब एक, जैसे हम लोग बोलते हैं हमारा जो घर है, घर में हम लोग रह रहे हैं, एक हार्मनी होती है हमारे घर के अंदर ही, हमारे लोगों के अंदर, कि भाई एक दूसरे को हम समझते हैं। फिर हमारे मोहल्ले में जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है, और एक मोहल्ला है या फिर एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे घर रहते हैं, और उस एक दूसरे घर के बीच में भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो एक एनवायरनमेंट बन जाता है और ये एनवायरनमेंट मेंटेन रहता है। ठीक है, मेंटेन का मतलब क्या है कि भाई एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, एक दूसरे से अच्छा स्वभाव रखते हैं। तो ये होता है नॉर्मल एनवायरनमेंट। तो बेसिकली सेल भी वैसे ही है, सेल का भी एक कनेक्शन दूसरे सेल के साथ है, ब्लड वेजल्स के साथ है, ब्लड के साथ है। ठीक है, तो ये जो एक इंटरनल एनवायरनमेंट है ये भी एक अच्छे माहौल में रहे, मतलब हर चीज़ मेंटेन रहे। मतलब सेल अच्छे से अपना न्यूट्रिशन लें, उसको अब्जॉर्ब करें, फिर बाद में उसको अच्छे से प्रोसेस करें, एनर्जी बनाएं, और फिर बाद में वो एक्सक्रीट भी करें, मतलब जो उनके मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो भी बाहर एक्सक्रीट करें। तो ये सब मेंटेन रखने के लिए एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, और इसी जो ये एनवायरनमेंट है जो बेसिकली मेंटेन रहता है उसे हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। ओके, उसको बोलते हैं हम होम्योस्टैसिस। सो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टैसिस और एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, तो होम्योस्टैसिस इज बेसिकली, अगर हम देखा जाए, इट रेफर्स टू मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पूरा एनवायरनमेंट एक कांस्टेंट लेवल पे होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब वो फंक्शन, जैसे एक घर के दूसरे घर के साथ लड़ाई हो रही है, माहौल अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली वही चीज़ है, इट रेफर्स टू मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। एक एनवायरनमेंट है जो इंटरनल है और उसे कांस्टेंट रहना है। ठीक है, साइंटिस्ट थे क्लॉड बर्नार्ड। ओके, क्लॉड बर्नार्ड ने ही नोटिफाई किया था ये होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट। ओके, होम्योस्टेसिस का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लॉड बर्नार्ड ने नोटिफाई किया था, उन्होंने ही हमें वो कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, उन्होंने एक टर्म यूज किया था, माइल्यू इंटीरियर। ओके, माइल्यू इंटीरियर बेसिकली एक टर्म है जो कि लैटिन टर्म है, जिसका मतलब, मिल्यू का मतलब होता है बेसिकली एनवायरनमेंट। ओके, और इंटीरियर का मतलब होता है सेल के अंदर। ओके, तो बेसिकली एक तरह का सेल के अंदर का एनवायरनमेंट। तो ये एक वर्ड है जिसको आपको याद रखना है, मिल्यू इंटीरियर। ठीक है, अब हमें अगर होम्योस्टेसिस समझना है, ठीक है, मतलब एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट जो सेल्स, उसके सराउंडिंग सेल्स के साथ या फिर और दूसरे टिश्यूज के साथ, अगर हमें वो समझना है तो बेसिकली हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसमें हमें व्हाट इज ICF, व्हाट इज ECF, what is interstitial fluid, stitial fluid,
इन्हें हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। वैसे जब हम सेल कनेक्शंस डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि एक सेल के साथ दूसरे सेल कनेक्ट रहते हैं, उनके बीच में भी फ्लूइड रहता है। एक सेल ब्लड के साथ भी कनेक्टेड रहता है, उनके बीच में भी कनेक्शंस होते हैं। तो बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा, व्हाट इज दिस इंट्रासेलुलर फ्लूइड, व्हाट इज दिस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, व्हाट इज दिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं, ठीक है। आपको पता है बेसिकली हमारी जो बॉडी है, टोटल हमारा जो बॉडी वेट है, ठीक है, तो उसमें जो टोटल बॉडी वेट है उसमें अराउंड 60% वाटर है, ठीक है। हमारा टोटल अगर हम बॉडी वेट देखें उसमें अराउंड 60% वाटर है, ठीक है। अब ये वाटर किस तरह से डिवाइड होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो अगर वाटर को जो प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, इसमें जो 40% है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। 40% आपका जो टोटल बॉडी वाटर है उसमें ICF जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड 40% है, और 20% जो है वो ECF है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बेसिकली आपका 20% है, ठीक है। और जैसे नेम बताता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मतलब क्या होता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड बेसिकली अगर हम सेल देखते हैं एक, उसके अंदर जो फ्लूइड है बेसिकली, ठीक है, इसके अंदर जो फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। नेम से ही हमें पता चल रहा है। उसको अगर हम स्प्लिट करेंगे, इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर मतलब सेल, फ्लूइड मतलब लिक्विड सब्सटेंस या फ्लूइड सब्सटेंस। तो बेसिकली जो सेल के अंदर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। समझ में आया आपको। तो ये बेसिकली आपके विद इन द सेल है, ठीक है, विद इन द सेल। और ये जो 20% ECF है इसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें हमारा 5% प्लाज्मा है और 15% आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है। अब ये प्लाज्मा तो आपको पता है ब्लड के अंदर होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा भी हम एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो 5% प्लाज्मा हो गया और 15% आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब क्या होता है, जो सेल के अंदर है जो फ्लूइड है उसको हम ICF बोलते हैं या इंट्रासेलुलर फ्लूइड। दो सेल्स है, ठीक है, दो सेल्स हैं, इसके बीच में जो फ्लूइड होता है ये जो फ्लूइड होता है बेसिकली दो सेल्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। इंटर माने इन बिटवीन। जैसे हम सुनते हैं ना इंटरस्टेट बस स्टैंड, ओके। इंटरस्टेट बस स्टैंड का मतलब क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने वाली बसेस वहां पे रुकती हैं, तो इट इज विद इन, बिटवीन। तो उसी तरह इंटर मतलब इन बिटवीन, इंटरस्टिशियल मतलब जो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है। तो बेसिकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब है दो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है उसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं या इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हम कुछ आगे ये इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि देयर इज अ मूवमेंट जो हमने पढ़ा है, डिफ्यूजन पढ़ा है, हमने ऑस्मोसिस पढ़ा है, ठीक है। तो बेसिकली जब मूवमेंट होता है कुछ मटेरियल्स, आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स का, वो आइदर प्लाज्मा के साथ होता है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ होता है, क्योंकि ये तो अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। मूवमेंट आइदर इधर होगा या इधर होगा। प्लाज्मा, यहाँ पे आप समझिए एक ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल में ब्लड चल रहा है, ठीक है। इसमें RBCs, WBCs हैं, प्लेटलेट्स हैं, उसके साथ प्लाज्मा भी है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो 5% प्लाज्मा है ये भी ECF का कंपोनेंट है, ठीक है। तो मैं अगर आपको रिवाइज कर दूं, बेसिकली 60% हमारा टोटल बॉडी वेट जो होता है वो वाटर है, ठीक है। और अगर हम वाटर को डिवाइड करेंगे तो 40% हमारे
इंट्रासेलुलर फ्लूइड है और 20% हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड आपका सेल के अंदर है, ठीक है, सेल के अंदर, विद इन द सेल। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें 5% प्लाज्मा है जो कि ब्लड में होता है, और 15% इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब दो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा पता होना चाहिए ताकि आप आगे जो मैं कॉन्सेप्ट्स आपको समझाऊंगा वो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली इट इज बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। अब ईसीएफ में बेसिकली होता क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसमें होता ही क्या है, बेसिकली इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लाइक आपका कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, ठीक है, और आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, ये बेसिकली ईसीएफ का कंटेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो आपको समझ में आ गया ये टोटल कैसे हमारा टोटल बॉडी वाटर जो है वो डिवाइडेड है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? होम्योस्टेसिस एक कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो ये बेसिकली नॉर्मल, इसको हम कंसिडर करते हैं नॉर्मल, जो कि कांस्टेंट एनवायरनमेंट जो कि हमेशा मेंटेन रहता है। अब होता क्या है, एनी डिविएशन फ्रॉम दिस कांस्टेंट एनवायरनमेंट विल लीड टू प्रॉब्लम्स और डिसीजेस, ओके। एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट है, ठीक है, उस एनवायरनमेंट में कोई भी डिसरप्शन होता है तो वो एक डिसीज के रूप में आता है, दैट इज पैथोलॉजी, ओके, डिसीज के रूप में आएगा। अब जैसे हमारा घर है, घर में 4-5 लोग हैं, जब तक वो एक दूसरे से अच्छे एनवायरनमेंट में हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो एक दूसरे से झगड़ लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे के बीच में अनबन हो जाती है, तो वो जो एनवायरनमेंट है वो डिसरप्ट हो जाएगा, उसकी वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरह सेल भी एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट में है, बट समझिए कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, एनी डिविएशन फ्रॉम दिस नॉर्मल एनवायरनमेंट क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, वो हमें समझना है। तो कोई भी डिविएशन नॉर्मल एनवायरनमेंट से होता है तो एक मोडालिटी होती है। मोडालिटी मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज होती है जो उसको सेंस कर लेती है। अब जैसे हमारा पूरा फैमिली है, फैमिली में जो सबसे बड़ा, जैसे हमारी दादी होती है, नानी होती है, वो हेड ऑफ द फैमिली है, ठीक है। अब एक भाई और दूसरे भाई के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो क्या होगा, हो सकता है वो जो दो भाई हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, बट एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, जैसे नानी दादी जो भी हैं वो समझ जाते हैं, तो वो सेंस कर लेते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो उसी तरह हमारी बॉडी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ हैं या फिर रिसेप्टर्स हैं जो समझ जाते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जो कि नॉर्मल नहीं है। तो उसके लिए ये होता है, उसे हम बोलते हैं एक सेंसर, ठीक है, एक तरह से वो सेंस कर रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वो सेंस करने के बाद अब दादा नानी क्या करते हैं, दादा जो बड़े होते हैं हमारी फैमिली के, वो एक तरह से कंट्रोल सेंटर भी होते हैं, वो फैमिली को कंट्रोल करते हैं। तो अगर हमें समझना है कि हो सकता है बड़े जो फैमिली के मेंबर है उन्होंने सेंस कर लिया, अब उसी तरह कोई दूसरा मेंबर है जो भी वो सेंस कर ले रहा है प्रॉब्लम को, वो एक कंट्रोल सेंटर को बताता है। फॉर एग्जाम्पल नाना नानी ने सेंस किया, उन्होंने दादा या नाना को बताया, ठीक है, अपने सुपीरियर्स को बताया, तो वो कंट्रोल सेंटर को बताते हैं। तो उसी तरह कोई भी डिविएशन होगा, हमारे बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स हैं जो उसको सेंस करेंगे और फिर वो क्या करेंगे, एक हायर अथॉरिटी, ठीक है, हायर अथॉरिटी मतलब जैसे ब्रेन, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन हम लेते हैं, ब्रेन इज द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ अवर बॉडी। तो वो क्या करता है, वो रिसेप्टर उस चीज को सेंस करता है और ब्रेन में सिग्नल्स भेज जाता है, तो वो होता है कंट्रोल सेंटर। तो वो चीज जो डिसरप्ट हुई है वो एक कंट्रोल सेंटर पे जाके ट्रांसमिट होती है, ठीक है। अब वो कंट्रोल सेंटर क्या करता है, नहीं इसको तो मुझे कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ेगा ताकि वो कांस्टेंट एनवायरनमेंट बना रहे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल सेंटर क्या करता है, थोड़ा सा चीजों को मॉडिफाई करता है, और एक इफेक्टर का मतलब क्या होता है, जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करता है। अब फॉर एग्जांपल दो भाइयों के बीच में झगड़ा है, दादा और दादी या फिर नाना या नानी ने उसे सेंस किया, उसको आगे बढ़ाया, ठीक है, और फिर उसका कोई हल ढूंढा, ठीक है, उन्होंने बोला
चौथे आदमी को, जो फैमिली मेंबर है, उसको बोला भाई तुम दोनों जाके बात करो, या उन्होंने खुद उन दोनों भाइयों को बुलाया और बात करी, ठीक है, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करो। तो इसे हम बोलते हैं एफेक्टर। मीन्स कोई दादा, कोई दादी, जो भी बड़े लोग हैं, वो किसी पर्सन को बुला रहे हैं कि भाई आप बात कर लो ताकि वो झगड़ा खत्म हो जाए। तो ये एफेक्टर का काम होता है, ठीक है। तो ये कंट्रोल सेंटर क्या करता है, एक एफेक्टर को अपने ऊपर इन्वॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रिसेप्टर ने, बॉडी में क्या हो रहा है, रिसेप्टर ने उसको सेंस किया, ठीक है, फिर बाद में ब्रेन पे गया वो सिग्नल, ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया, उसने कुछ हार्मोन्स या फिर कोई केमिकल मीडिएटर्स निकाले ब्रेन से कि भाई आप जाओ, ठीक है, अब वो एनवायरनमेंट को सही करो जाके। तो ये एफेक्टर हो जाते हैं, जैसे कोई हार्मोन्स सेक्रेट होना, ठीक है, या कोई केमिकल सब्सटेंस सेक्रेट होना ब्रेन से, तो ये एक तरह का एफेक्टर है, ठीक है। अब वो एफेक्ट क्या करता है, एफेक्टर क्या करता है, समझो वो कोई भी केमिकल सब्सटेंस है या हार्मोन है, वो क्या करेगा, उस डिविएशन को करेक्ट कर देगा, ठीक है, करेक्शन, ठीक है, आप समझ रहे हो, वो डिविएशन जो भी हुआ है नॉर्मल एनवायरनमेंट से उसको करेक्ट कर देगा, और फिर वो करेक्शन की वजह से फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा। समझ में आया? तो ये साइकिल है होम्योस्टेसिस की। समझ में आ रहा है आपको? मतलब एक नॉर्मल एनवायरनमेंट है, कुछ डिविएशन होता है तो वो सेंसर सेंस कर लेता है, वो एक कंट्रोल सेंटर को वो सेंस भेज देता है या फिर वो इंफॉर्मेशन भेज देता है, और वो कंट्रोल सेल्स एफेक्टर को काम पे लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई हार्मोन सेक्रेट करना है, केमिकल सब्सटेंस सेक्रेट करना, और वो करेक्ट करता है, और फिर वो नॉर्मल होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, हर पार्ट ऑफ द बॉडी में ये सब चल रहा है, ठीक है। तो ये होम्योस्टेसिस का एक इंट्रोडक्शन है, बेसिकली मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया। हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये कैसे मेंटेन रहता है, ठीक है। अब कंपोनेंट्स क्या हैं होम्योस्टेसिस सिस्टम के, ठीक है। जैसे मैंने बताया, सेंसर्स और डिटेक्टर्स, दे विल सेंस इट, ओके, कि कुछ प्रॉब्लम है। देन देयर आर कंट्रोल सेंटर्स, उसका मतलब होता है कि बेसिकली एक कोई सेंटर होगा, वो बिहेव करेगा कंट्रोल सेंटर की तरह, ठीक है। और फिर एफेक्टर्स, एफेक्टर्स बेसिकली जो कंट्रोल सेंटर बताएगा कि भाई आपको ये करना है, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन मिलेगा, वो एफेक्टर उस चीज को समझेगा और फिर वो जो भी प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व कर देगा, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर फॉलोइंग कंपोनेंट, सेंसर्स और डिटेक्टर्स, कंट्रोल सेंटर्स एंड इफेक्टर्स, ठीक है। अब ये जो कंट्रोल सेंसर्स हैं, डिटेक्टर्स हैं, ठीक है, कंट्रोल जो कर रहे हैं, या फिर इफेक्टर्स हैं, ठीक है, ये सब कैसे फंक्शन करते हैं। सो two main mechanisms by which homeostasis is maintained is, one mechanism is all these, because these are feedback mechanisms, okay. so feedback mechanisms के अंदर दो तरह के mechanisms आते हैं, एक तो एक negative feedback और एक तो एक positive feedback, okay. तो कोई भी चीज होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना है, अगर आपका होम्योस्टेसिस मेंटेन होना है तो दो तरह के मैकेनिज्म्स आते हैं, ठीक है। एक तो है नेगेटिव फीडबैक और दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। इन दोनों मैकेनिज्म से बॉडी कोशिश करती है कि वो जो नॉर्मल कांस्टेंट एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहे, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो ये दो मैकेनिज्म्स हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, ओके। अब आते हैं नेगेटिव फीडबैक। व्हाट डू यू मीन बाय दिस नेगेटिव फीडबैक, ओके। एज द नेम सजेस्ट, नेगेटिव फीडबैक मतलब आप दोनों वर्ड समझ रहे हो, नेगेटिव और फीडबैक। फीडबैक मतलब रिस्पॉन्स करना, ठीक है। एक हमें कुछ चीज मिली, प्रॉब्लम मिला, ठीक है, उसको हमने अब्सॉर्ब किया प्रॉब्लम को, और फिर हमने उसका सोल्यूशन निकाला, ठीक है। वो जो सोल्यूशन है वो एक तरह का फीडबैक है, ठीक है। सो reaction that arrest the change or reverse the direction of change is known as negative feedback, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, reaction that arrest the change, इसका मतलब क्या है, एक चेंज हुआ है,
वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई चेंज हुआ है, ठीक है, एक चेंज हुआ है, ठीक है। अब इस चेंज को हम दो तरह से टैकल कर सकते हैं। या तो इस चेंज को हम अरेस्ट कर दें, वहीं पे बंद कर दें, भाई ये चेंज होना ही नहीं चाहिए। या तो फिर जो चीजें चेंज लाई हैं उनको हम बेसिकली रिवर्स कर दें ताकि वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, ठीक है। दो तरह से हम चेंज को हम डील कर सकते हैं। आइदर वो चेंज को हम आगे ही ना बढ़ने दें, उसको अरेस्ट कर दें कि भाई वहीं पे रुक जाओ, अब आगे प्रॉब्लम मत देना, ठीक है। या फिर हम रिवर्स कर दें डायरेक्शन, मतलब एक चेंज हुआ है उसको ही हम उल्टा कर दें ताकि वो चेंज ना हो, ठीक है। उसको बोलते हैं हम रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज। वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। सो क्या होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में? आफ्टर रिसीविंग द मैसेज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी मैसेज है, बेसिकली सेंसर ने उसको सेंस कर लिया, वो एक तरह का मैसेज है, ठीक है। अफेक्टर्स सेंड अ नेगेटिव फीडबैक सिग्नल बैक टू द सिस्टम, ठीक है। तो एक सिग्नल आया, ठीक है, उसको हमने सेंस कर लिया। अफेक्टर का काम होगा कि वो एक नेगेटिव फीडबैक भेजे कि भाई बस अब इससे ज्यादा आप आगे मत बढ़ो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और इससे क्या होता है, जो फंक्शन है उस चीज का वो स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। स्टेबलाइज का मतलब नॉर्मल हो जाता है, मतलब नॉर्मल हीमोस्टेसिस इज मेंटेन। अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते रहते हैं हमारी बॉडी में, जैसे मैंने आपको बार बार बताया है, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में। अब एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है रिलीज ऑफ हार्मोन्स, ओके। अगर हार्मोन्स प्रॉपरली रिलीज नहीं होंगे हमारी ब्रेन से तो बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस नहीं होंगे। तो हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं थायराइड हार्मोन का, ठीक है। आपको पता है थायराइड हार्मोन, जो अगर आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा, कि बेसिकली हमारे अंदर एक सिस्टम होता है बॉडी में, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। अब ये सेक्रीट्स करता है हार्मोन्स। आपको पता है हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। देन देयर इज प्रोलैक्टिन, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH। सो TSH, GH ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FH या LH, ये सब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये बेसिकली हार्मोन्स हैं जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी, जो कि ब्रेन में होता है, वहां से सेक्रीट होते हैं, ठीक है। अब इन हार्मोन्स के अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं TSH का, ठीक है, TSH का, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल स्टेट में क्या होगा? देयर इज नो डिविएशन, नॉर्मल लेवल ऑफ थायरोक्सिन इज देयर। सी, देयर इज नो डिविएशन, नॉर्मल लेवल ऑफ थायरोक्सिन। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी कारणवश या किसी कोई भी पैथोलॉजी की वजह से या फिर कोई भी डिसीज की वजह से क्या हुआ, TSH का सेक्रीशन डिक्रीज हो गया। सो देयर इज अ डिक्रीज्ड सेक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। अब आपको यह समझना है कि TSH क्या करता है, ब्रेन से, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से ब्रेन सेक्रीट करता है। तो TSH का मैं एक नॉर्मल फिजियोलॉजी आपको बता देता हूं। TSH सेक्रीट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ब्रेन से, ठीक है। अब ये क्या करता है, TSH हमारा थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ पे, ठीक है, इट इज देयर इन अवर नेक रीजन, ठीक है। अब वो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है, थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है TSH, ठीक है। और ये क्या करता है, इसकी वजह से T3 और T4 जो कि थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन्स, ये सेक्रीट होते हैं, ठीक है। और ये थायराइड हार्मोन्स ही हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में हेल्प करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन्स लाइक T3, T4 या थायरोक्सिन, इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेसिकली आपको ये नॉर्मल सिनेरियो समझना है, ठीक है। TSH जो कि हमारा ब्रेन में एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। TSH का फुल फॉर्म क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ही समझना चाहिए कि ये थायराइड
हॉर्मोन्स की सेक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो TSH थायराइड ग्लैंड में एक्ट करता है, जो कि हमारे नेक रीजन में रहता है, और थायराइड ग्लैंड T3 और T4 सेक्रीट करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब जब ये थायराइड हार्मोन्स हैं 3-3-T4, हम इसको थायरॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर नॉर्मल लेवल है और उसके बाद कोई भी रीजन की वजह से, XYZ रीजन, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये T3 या T4 और थायरॉक्सिन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उसका जो लेवल है T3 T4 का वो डिक्रीज या कम हो जाता है, तो क्या होगा, देयर इज समथिंग नोन एज नेगेटिव फीडबैक। वही आपको मैं समझा रहा हूं। जब वो डिक्रीज सेक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन होगा तो ये एक तरह का सिग्नल होगा कि भाई अरे थायराइड हार्मोन्स कम हो रहे हैं बॉडी के अंदर, T3 T4 का लेवल कम हो रहा है, तो ये बॉडी सेंस कर लेती है, ठीक है। फिर एक फीडबैक अगेन जाएगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। देयर विल बी स्टिमुलेशन ऑफ TSH सेक्रीशन। अब बॉडी को पता चल रहा है कि भाई T3 T4 कम हो रहा है बॉडी में, उसकी वजह से बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, तो बॉडी क्या करेगी, एक फीडबैक देगी ब्रेन को, ठीक है। इट विल कॉज इंक्रीज इन द TSH सेक्रीशन, क्योंकि जितना TSH सेक्रीट होगा उतना T3 T4 ज्यादा सेक्रीट होगा, ठीक है। क्योंकि ये आपने देखा TSH थायराइड ग्लैंड में ऐड करता है और थायराइड ग्लैंड से T3 T4 बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली देयर विल बी स्टिमुलेशन ऑफ TSH सेक्रीशन, और उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, ठीक है, T3 या T4, ठीक है। देयर विल बी इंक्रीज सेक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, और फिर ये क्या करेगा, नॉर्मल लेवल में लेके आ जाएगा उसको, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल कंडीशन थी उसकी वो अटेन हो जाएगी, मतलब यू विल अटेन द यूथायरॉइड कंडीशन, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है। तो इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सिमिलरली, अगर कोई भी कंडीशन की वजह से देयर इज इंक्रीज सेक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, मतलब कोई भी पैथोलॉजी होगी जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो गए, T3 T4 इंक्रीज हो गए, तो ये क्या होगा, बेसिकली देयर विल बी इनहिबिशन ऑफ सेक्रीशन। अगर T3 T4 इंक्रीज हो जाता है, T3 T4 इंक्रीज हो जाता है, अगेन बॉडी विल सेंड वन सिग्नल टू द ब्रेन कि भाई अब TSH को आप कम करिए। क्यों कम करना है, क्योंकि T3 T4 बढ़ चुका है। तो ये एक अगेन ये फीडबैक है, इससे हम फिर बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। ये फीडबैक दे रहा है कि भाई T3 T4 बहुत अच्छे अमाउंट में है हमारी बॉडी में, इसलिए आपको TSH का सेक्रीशन कम करना होगा। ब्रेन को बोला जाता है कि आप अपना TSH सेक्रीशन कम करिए, और फिर बाद में क्या होता है, थायराइड उसकी वजह, जब TSH सेक्रीशन कम होता है फिर थायराइड का सेक्रीशन भी कम हो जाता है। देयर इज अ डिक्रीज सेक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन और थायराइड हार्मोन्स, और फिर वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। जब वो नॉर्मल हो जाता है तो होम्योस्टेसिस मेंटेन हो गया। तो ये जो होल प्रोसीजर है इसे हम बोलते हैं एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब एक केमिकल सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल T3 T4 या थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो इंक्रीज हो रहा है, तो एक सिग्नल जाएगा ब्रेन पे कि भाई आप TSH लेवल कम करो, ठीक है, ताकि ये T3 T4 जो आपका बढ़ा है या सॉरी कम है, तो वो आपका TSH सेक्रीशन कम करो ताकि ये T3 T4 ना बढ़े, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और अपोजिट भी ट्रू है, मतलब अगर T3 T4 बढ़े हुए हैं तो एक सिग्नल जाएगा ब्रेन को, एंटीरियर पिट्यूटरी को, कि भाई अब आप T3 T4 बढ़े हुए हैं तो आप भाई TSH को कम कर दीजिए, TSH सेक्रीशन कम कर दीजिए ताकि वो नॉर्मल हो जाए। सो दिस होल थिंग इज योर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लेवल्स ऑफ सर्टेन हॉर्मोन्स विल डिसाइड व्हाट द पिट्यूटरी और द ब्रेन विल बी डूइंग। समझ में आ रहा है? तो ये होल प्रोसीजर, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। अब एक और एग्जांपल से हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये है बेसिकली वाटर का अब्जॉर्प्शन। ओके, हमारी बॉडी में वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे नॉर्मल वाटर कंटेंट, ओके, हमारी बॉडी में नॉर्मल
वाटर कंटेंट है, बट कभी कभी क्या होता है, देर इज अ डिक्रीज्ड वाटर कंटेंट। डिक्रीज वाटर कंटेंट मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर का प्रमाण है या पानी का प्रमाण है वो कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम डिहाइड्रेशन हो गया हमें, ओके, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ, हमने पानी नहीं पिया, तो उसकी वजह से जैसे गर्मियों में हम कम पानी पीते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो देर इज अ डिक्रीज्ड वाटर कंटेंट। तो अब इससे क्या होता है, जब भी डिक्रीज वाटर कंटेंट होता है, अब ये एक सिचुएशन आ गई है बॉडी के पास कि भाई पानी कम हो गया है, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे ऑस्मो रिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस। हमारे ब्रेन के अंदर एक एरिया है जो हाइपोथैलेमस है, वहां पे ऑस्मो रिसेप्टर्स करके रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ऑस्मो रिसेप्टर्स मतलब ये सेंस करते हैं, अगेन दे आर सेंसर्स, दे सेंस करते हैं कि बॉडी का वाटर लेवल कितना है, कम है या ज्यादा है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स ये सेंस करते हैं कि बॉडी में वाटर कंटेंट कम हो गया है, तो ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या, जब ये ऑस्मो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं तो एक हार्मोन सेक्रीशन होता है, उसको बोलते हैं हम ADH। ADH का मतलब होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है। अब ये एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, इसका काम है कि वाटर को किडनीज में अब्सॉर्ब करना। मतलब अगर वाटर कंटेंट कम हो गया है तो बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है कि भाई वाटर को कंजर्व करना। कंजर्व जैसे हमारे पास जब पैसे की कमी हो जाती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सेव करना शुरू कर देते हैं, जो हमारे नॉर्मल खर्चे हैं वो हम कम कर देते हैं, तो हम पैसे को सेव करते हैं। उसी तरह क्या होता है, जब वाटर या पानी हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन सेक्रीट होता है किडनीज में, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन सेक्रीट होता है, और ये क्या करता है, इसका फंक्शन ये है कि ये वाटर को वेस्ट नहीं होने देता है, मतलब यूरिन में ज्यादा वाटर नहीं जाने देता है, ताकि वाटर को हम बॉडी के अंदर रख सकें, ठीक है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज बेसिकली कंजर्विंग द वाटर। कंजर्विंग का मतलब वाटर को सेव कर रहा है, तो ये एक रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इज whenever there is a decreased water content। अब एक तो हो गया स्टिमुलेशन ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर्स, और दूसरा होता है थर्स्ट। थर्स्ट का मतलब हो प्यास लगना। ऑब्वियसली बॉडी सेंस कर रही है कि बॉडी के अंदर पानी की कमी है, इससे क्या होता है, हमारे जो थर्स्ट सेंटर है हमारे ब्रेन के अंदर वो एक्टिवेट हो जाता है कि भाई वो उसका एक कमांड होता है कि भाई आप पानी पीजिए, सो यू विल इंक्रीज द वाटर इनटेक। आपका वाटर इनटेक इंक्रीज होना चाहिए। तो क्या होगा, जब आप वाटर इनटेक इंक्रीज करोगे तो आपका बॉडी नॉर्मल वाटर कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। ये दो इफेक्ट की वजह से, एक तो सेक्रीशन ऑफ दिस ADH एंड इंक्रीज्ड थर्स्ट, ये दोनों मैकेनिज्म की वजह से क्या होगा, अगेन नॉर्मल वाटर कंटेंट हो जाएगा बॉडी के अंदर। मतलब जो आपका होम्योस्टैटिक व्हाट यू कॉल कांस्टेंट, ये था आपका जो कांस्टेंट ये व्हाट यू कॉल नॉर्मल वाटर कंटेंट था, जो आपका एनवायरनमेंट था, उसको जब वो डिक्रीज हो गया तो ये मैकेनिज्म एक्टिवेट हुए और फिर से वाटर नॉर्मल हो गया। तो इसको भी हम बोलते हैं एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। जैसे डिक्रीज वाटर कंटेंट हुआ उसी की तरह इंक्रीज्ड वाटर कंटेंट हुआ। फॉर एग्जाम्पल हमने ज्यादा पानी पी लिया, ठीक है, या फिर हमारी बॉडी के अंदर पानी का प्रमाण बढ़ गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने IV फ्लूइड्स, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट को IV फ्लूइड दिया गया, ठीक है, बाहर से, लेकिन वो फ्लूइड ज़्यादा हो गया, तो बॉडी में पानी का प्रमाण ज़्यादा हो चुका है। तब क्या होगा, ये जो ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, स्टिमुलेशन हो रहे थे जब वाटर कंटेंट कम था, ये देयर विल बी नो स्टिमुलेशन, ओके। ऑस्मो रिसेप्टर्स कोई स्टिमुलेट नहीं होगा। उसी की तरह हमारी जो थर्स्ट सेंटर है ब्रेन के अंदर वो भी एक्टिवेट नहीं होगा। अब इन दोनों का इफेक्ट क्या होगा कि ADH सेक्रीशन जो होगा वो कम हो जाएगा। मतलब ADH का काम क्या है, वाटर को कंजर्व करना, ठीक है। लेकिन अगर पानी बॉडी के अंदर ज्यादा हो गया तो हमें बॉडी में पानी कंजर्वेशन करने की जरूरत नहीं है।
हमें पानी की कंजर्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, ये जो ADH होगा वो एक्शन में नहीं आएगा। जिस तरह इधर एक्शन में है, इस तरह वो ADH यहाँ एक्शन में नहीं आएगा। और फिर ADH की वजह से क्या होगा, अगर ADH कम एक्टिवेट होगा तो हमारी जो किडनी है, किडनी वाटर को कंजर्व नहीं करेगी। इसी की वजह से फिर से वो नॉर्मल वाटर कंटेंट हो जाएगा। प्यास कम लगेगी तो फिर हम पानी भी कम पिएंगे, फिर वो नॉर्मल वाटर इनटेक हो जाएगा, हमारा वाटर कंटेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो फुल मैकेनिज्म है, ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब एक चीज जो बढ़ रही है या घट रही है, उसके हिसाब से उसको सेंस कर रहे हैं बॉडी, और उसी हिसाब से वो एक्शन हो रहा है। सो दिस इज नोन एज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हमने 2 एग्जाम्पल से उसको समझ लिया। एक एग्जाम्पल हमने थायराइड हार्मोन का लिया, थायरोक्सिन का, और दूसरा हमने एक एग्जाम्पल लिया वाटर इनटेक का, या वाटर जब लेवल कम या ज़्यादा होता है। तो ये 2 मैकेनिज्म से हम समझ सकते हैं कि बॉडी एक तरह का रिस्पॉन्स लेती है। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, सेंस करेगी, फिर उसको कंट्रोल करेगी, फिर इफेक्टर के थ्रू आपको वो रिस्पॉन्स देगी। ठीक है, सो दिस इज होल मैकेनिज्म इज नोन एज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द मैकेनिज्म। ठीक, तो दूसरा मैकेनिज्म है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, अब हमने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ा, अब हमने पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ना है। कोई अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा मैकेनिज्म बहुत प्रोमिनेंट है हमारी बॉडी में, तो वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म थोड़ा सा कम है हमारी बॉडी में। तो पॉजिटिव फीडबैक का मैकेनिज्म का मतलब क्या है? रिएक्शन इन सच अ वे सो एज टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ चेंज इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, मतलब चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, इस चेंज को ही हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से वो चेंज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, या बढ़ जाएगा। ठीक है, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इट इज लेस कॉमन देन द नेगेटिव फीडबैक। ओके, बहुत सारे मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही है, बट थोड़े मैकेनिज्म्स हैं जो कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आते हैं। एग्जाम्पल फॉर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज ब्लड क्लॉटिंग एंड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या है? when the baby is getting delivered, okay, delivery of a baby is known as parturition। वो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं जहां पे वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब इस छोटे से डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। हमने पढ़ा कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? जो चेंज है उसको ही इंक्रीज करना। ठीक है, जो भी चेंज है उसको ही इंक्रीज करना। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, हमने जब हम प्लेटलेट्स पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस किया था कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म कैसे होता है। क्लॉटिंग मैकेनिज्म बेसिकली ब्लड वेजल इन्वॉल्व होती है, उसके साथ प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके साथ क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब समझिए एक ब्लड वेजल में इंजरी हो जाती है। अब वो इंजरी से क्या होता है कि भाई अब ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है। अब वो इंजरी की वजह से ब्लड फ्लो शुरू हो गया। अब ये ब्लड क्लॉट होके उस इंजरी को हमें सील करना है ताकि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। तो बेसिकली इनिशियली क्या होता है? ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है, लेकिन अब इस ब्लड क्लॉट को एंड तक बनाना है। मतलब आपका मेन हमने पढ़ा था कि ब्लड क्लॉट में क्या होता है? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन एंड फिब्रिन। ओके, ये 2 चीजें होती हैं, थ्रोम्बिन और फिब्रिन, वही ब्लड क्लॉट को बनाती हैं। तो एक छोटा सा चेंज जो कि छोटा सा क्लॉट बना, लेकिन आगे ऐसी ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से वो फुल्ली फॉर्म्ड क्लॉट बन गया। तो इसी को बोलते हैं हम पॉजिटिव फीडबैक। अब जैसे इंजुरी टू द ब्लड वेजल एंड देयर इज अ ब्लीडिंग। अब यहां पे समझिए इंजुरी हो गई है। ठीक है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। हमने आपको बताया था कि बेसिकली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन एंड फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है और ये क्या करता है?
प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। अब थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, और ये जब फाइब्रिन बन जाता है तो देयर इज अ स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे ही वंस फॉर्म्ड, मतलब जैसे ही ये थ्रोम्बस बनता है, इट इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ मोर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आपका फाइब्रिन बन गया, तो जैसे ही फाइब्रिन बनता है ये क्या करता है, ये देख रहे हो आप, पॉजिटिव साइन है ना, ये जैसे जैसे ही ये थ्रोम्बिन बना या फाइब्रिन बना, ये फिर से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को और एक्टिवेट करेगा कि भाई आप और थ्रोम्बिन बनाइए। ठीक है, तो ताकि ये जो थ्रोम्बिन है फिर से फाइब्रिन बन जाए और फाइब्रिन का भी प्रोडक्शन बढ़ जाए। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव मैकेनिज्म है। तो एक छोटा सा, एक व्हाट यू कॉल, छोटा सा आपका एक्शन जो कि है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ये इंक्रीज हो जाता है जब एक थ्रोम्बिन फॉर्मेशन होने लगता है। जैसे ही थ्रोम्बिन फॉर्मेशन होता है, ये एक सिग्नल देता है कि और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, आप बॉडी को बोलता है कि और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाइए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा थ्रोम्बिन बना सकें और वही थ्रोम्बिन फाइब्रिन बन जाए और फिर ये पूरा स्टॉप हो जाए ब्लीडिंग। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब एक छोटा सा जो क्लॉट बना है वो सिग्नल्स भेजते रहता है कि भाई और प्रोथ्रोम्बिन को आप एक्टिवेट करिए ताकि थ्रोम्बिन बन सके और थ्रोम्बिन से फिब्रिन बन सके ताकि वो ब्लड क्लॉट अच्छी तरह से फॉर्म हो जाए। तो ये समझ रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक, मतलब एक चेंज जिसको हम और इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज वन एग्जांपल फॉर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसी तरह से पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी। लेबर ऑनसेट हो जाता है, ऑनसेट ऑफ लेबर। ठीक है, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। ठीक है, जब लेबर ऑनसेट होती है, आपने अपने बायोलॉजी के क्लासेस में पढ़ा होगा, यूट्रस इज अ वेरी कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन। ठीक है, तो जब ऑनसेट होता है लेबर का तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, इट स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग। उसकी वजह से क्या होता है, फीटस सर्विक्स की तरफ चला जाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, सर्वाइकल डायलेटेशन होता है, सर्विक्स डायलेट होने लगती है और फिर फीटस सर्विक्स के पास चला जाता है। ओके, द बेबी एंटर्स इनटू द सर्विक्स। अब सर्विक्स में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, देयर इज अ स्टिमुलेशन ऑफ सर्टेन रिसेप्टर्स इन द सर्विक्स। अब ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इंपल्सेस, कुछ और ऐसे इंपल्स भेजते हैं ये रिसेप्टर्स जो कि हाइपोथैलेमस में जाते हैं, अगेन वो ब्रेन को ट्रांसमिट होते हैं। जब सर्विक्स में बेबी आ जाता है तब सर्विक्स में जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सिग्नल्स भेजते हैं हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। आपने सुना होगा इस हार्मोन के बारे में, ऑक्सीटोसिन। अब ये हार्मोन सेक्रीट कर रहा है और इस हार्मोन का क्या काम है कि ये और कॉन्ट्रैक्शन करे यूट्रस का। ठीक है, सो ऑक्सीटोसिन कॉजेस मोर एंड मोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। तो ये समझ रहे हैं, ये भी एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। मतलब कि जब बेबी सर्विक्स में आ जाता है, ठीक है, तो वहां के जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, अब वो एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स सिग्नल सेंड करते हैं हाइपोथैलेमस में और हाइपोथैलेमस उन सिग्नल्स को अपने अंदर लेता है और फिर बाद में बोलता है कि भाई आप ऑक्सीटोसिन सेक्रीट करो। ठीक है, फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेक्रीट होता है और ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, फिर से वो यूट्रस को और कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना बेबी अच्छी तरह से डिलीवर हो जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, दिस इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक। मतलब एक छोटा सा रिसेप्टर एक्टिवेशन सर्विक्स के अंदर आपको और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ताकि वो बेबी अच्छी तरह से डिलीवर हो जाए। सो दिस इज अनदर एग्जांपल फॉर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक एग्जांपल है ब्लड क्लॉटिंग, जिसमें जैसे ही थ्रोम्बिन बनता है, थ्रोम्बिन एक्टिवेट करता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कि और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को
प्रोड्यूस किया जाए ताकि ज़्यादा थ्रोम्बिन बने और ज़्यादा थ्रोम्बिन फिब्रिन में कन्वर्ट हो और वो ब्लड क्लॉट अच्छे से बन जाए। दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और दूसरा क्या है, जब लेबर होती है, जब बेसिकली डिलीवरी होने वाली होती है, तब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, सर्वाइकल डायलेटेशन, एक्टिवेशन ऑफ दिस सर्वाइकल रिसेप्टर्स, impulses sent to the hypothalamus releases oxytocin which acts on the uterus and causes contraction of uterus। तो इसकी वजह से बेबी अच्छे से डिलीवर हो जाता है। सो दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आई होप दैट बोथ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये दोनों मैकेनिज्म का फंक्शन क्या है कि भाई नॉर्मल सी हमारा हो जाना चाहिए बॉडी के अंदर, ठीक है। बेसिकली इन दोनों मैकेनिज्म का फंक्शन है कि अगर कुछ डिविएशन हो रहा है हमारी बॉडी में, कोई प्रोसेस डिविएट हो रहा है, तो बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी और नॉर्मल कंडीशन में बॉडी को ले जाएगी। सो दिस इज द होम्योस्टैसिस विच इज मेंटेन्ड इन आवर बॉडी। ओके,